हेलो बच्चों, हिस्ट्री के इस अगले सेगमेंट का आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं विदेशी आक्रमण की। विदेशी आक्रमण भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके समझ प्रस्तुत होती है। देखिए, भारत में विदेशी बहुत आए, पर जो प्राचीन भारत के सौम्य विदेशी आए उन्होंने हमारे देश में बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने हमें एक स्टेबिलिटी दी, हमारी उपलब्धियां बढ़ाई, चीजें की। तो विदेशी आक्रमण जब हुए तो उसमें सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वो बेटा हुआ किसका? पहला हुआ यूनानियों का, जिन्हें हम बोलते हैं इंडो ग्रीक्स। ठीक है, मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना उत्तर पश्चिम से विदेशियों का आक्रमण था। सबसे पहले विदेशी आक्रमणकर्ता बैक्टीरिया के ग्रीक में आए, जिसे प्राचीन भारत साहित्य में यवन कहा गया। बैक्टीरिया को हमने क्या बोला? यवन। तो यवन का आक्रमण हिंदी में अगर बात करी जाए तो इसे यवन का भी आक्रमण बोलते हैं। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, जिसके उल्लेख गार्ग्य संहिता और मालविका अग्निमित्र में मिलती है। मालविका अग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र की, ठीक है, एक प्रेम कथा पर लिखी पुस्तक है, उसमें डाला गया है। बैक्टीरिया शासकों का इतिहास मुक्तः उनके सिक्कों पर आधार पर ही लिखा गया है। भारत में यूनानी वंश की दो शाखाएं यूथेडेमस और यूक्रेटाइडस थी। यूथेडेमस वंश के शासक भारतीय इतिहास में विशेष प्रभावी रहे। यूथेडेमस वंश की राजधानी सियालकोट या सकाल थी। यूक्रेटाइडस वंश की राजधानी तक्षशिला थी। इसके बाद इनके शासक की अगर बात करें तो बेटा इसका पहला शासक था डेमेट्रियस प्रथम। भारतीय सेवा प्रथम प्रवेश करने वाला श्रेय यूथेडेमस के डेमेट्रियस प्रथम को है। इसने 183 बीसी में पंजाब के कुछ भाग को जीतकर सकाल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी और खरोष्ठी लिपियों वाले सिक्के चलाए। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध यवन शासक है और इसने बौद्ध साहित्य, एक है मिलिंद पन्हो नाम से एक पुस्तक है, नागसेन के एक बुद्धिस्ट थे, उनके साथ मिलकर उसने डिबेट की थी। इस वार्ता को मिलिंद पन्हो बोला जाता है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? इसकी राजधानी सकाल है। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं में धर्म चक्र के सिंबल मिले हैं, जो किसको डिफाइन करते हैं? बौद्ध को। मिनांडर साम्राज्य पूर्व में मथुरा से पश्चिम में सिंध गंधार और उत्तर में काबुल से दक्षिण बुंदेलखंड तक था। उत्तर पश्चिम में कपिशा और दक्षिण पश्चिम में बेरीगंजा पर भी उसका प्रभाव था। मिनांडर के सिक्कों पर खरोष्ठी के साथ साथ ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। यूक्रेटाइडस ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर यह भी एक इंपॉर्टेंस रखता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में क्या है? यूक्रेटाइडस वंश का सबसे प्रभावी शासक कौन था? यूक्रेटाइडस वंश का सबसे प्रभावी शासक जो होगा बच्चों, वो होगा डेमेट्रियस, जो कि डेमेट्रियस है ना, यूक्रेटाइडस ही हुआ जो डेमेट्रियस का समकालीन था और डेमेट्रियस को हराया भी था। भारत में इंडो ग्रीक का प्रभाव क्या रहा? सबसे पहले बैक्टीरिया में यूनानी राजाओं के सिक्के और तिथियों का उपनयन हुआ और इसी को उन्होंने भारत में भी स्टार्ट किया। पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो ग्रीक ने चलाए। उत्तर पश्चिम में हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसके बाद गंधार शैली का रूप लिया। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनानियों का ऋणी है। गंधार मथुरा में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों पर यूनान और रोमन कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद शक आते हैं। अगर शकों की बात करें तो शक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश रखता है। भारत में शकों को सीथियन नाम दिया गया। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों की अपेक्षा शकों ने भारत के अधिक बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित किया। शक की 5 शाखाओं में विभक्ता, प्रथम अफगानिस्तान, दूसरी पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला, तीसरी मथुरा, चौथी भारत में और 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन में अपना प्रभुत्व स्थापित करती थी। भारत में शक राजा अपने आप को छत्रप कहते थे। शक की 2 शाखाएं थी, क्षयरात और कादरमक। ये दोनों ही शाखाएं पश्चिम भारत में केंद्रित थी। क्षयरात महाराष्ट्र के नासिक में केंद्रित थी, जबकि कबदक सौराष्ट्र क्षेत्र और के उज्जैन में केंद्रित थी। प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भड़ोच क्षयरातों के नियंत्रण में था। पश्चिम क्षेत्रों में क्षयरात वंश के नहापान और कदरप वंश के रुद्रदमन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। नहापान क्षयरात वंश का सबसे प्रभावशाली शासक था। नहपान ने क्षत्रप और महाक्षत्रप दोनों ही उपाधियां धारण की थी। नहपान ने अपने सिक्कों में अपने आप को राजा लिखा है। पश्चिमी भारत के राज्य स्थापित करने वाला ये पहला है। शकों ने चांदी की मुद्राएं हमारे यहाँ प्रचलित की। कार्दमक चस्टर्ड इस वंश का पहला शासक था। चतुर्ण में कुशाणों के सामंत के रूप में सिंध पर शासन कर चुका था। रुद्रवन सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ।
इसे चष्टन का पुत्र बोलते, कुषाणों को पराजित किया, सिंध पर अधिकार किया। दुधवन गिरनार पर्वत से कठियावाड़ में अर्ध क्षेत्र में प्रसिद्ध सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में बताया गया है, जो कि क्या थी, मौर्य काल में बनी थी। रुद्रदमन सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में अपना सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख लिखा, जिसमें जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए वो सभी प्रकरण भाषा में थे। तो अब इसने क्या किया, संस्कृत में लिखा। इसके बाद द्रुत सिंह तृतीय अंतिम शासक था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला दिया। इसके बाद पहलव, अगर आप बेटा पहलवों की बात करेंगे तो पहलव जो थे, ठीक है, पश्चिमोत्तर में शकों के आधिपत्य के बाद परथाई लोगों का आधिपत्य हुआ। ईरान से आए थे। स्रोत भारतीय स्रोतों में पहलव कहा गया। पहला वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम थे, यूक्रेटिस के समकालीन थे। इस वंश की स्थापना 200 बीसी में ईरान में हुई। भारत क्षेत्र में शासन करने वाला पहला पार्थियन शासक कौन था, माउस था। पहला पार्थियन शासक इसमें कौन था, माउस था। इसके बाद मोंदो फर्निस, पहला का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था मोंदो फर्निस। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गोर्डो फर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आए। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपलब्धियां मिलती है, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा हुआ। पहला शासन का प्रभाव, पहलों के समय चांदी के सिक्के कम जारी किए गए, आर्थिक अस्थिरता का सूचक है। पहलों के सिक्कों का भंडार तक्षशिला के सिरकप पे खुदाई से मिलता है। कुषाणों में पहलों के साम्राज्य को खड़ा किया। इसके बाद कुषाण वंश आता है। मौर्यों के पतन के बाद भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य कुषाणों ने संगठित किया, जिसमें गंगा घाटी से होते हुए ऑक्सस की घाटी तक के प्रदेश शामिल थे। पार्थियाई लोगों के बाद कुषाण आ गया, जिन्होंने यूची तोरेतीन कहा जाता था। इनका मूल निवास चीन के पास स्थित तुर्किस्तान था। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बढ़ गया। इनमें से एक कबीले ने भारत पर शासन किया। कुषाण यूची कबीले के एक शासक थे। पुरुषपुर पेशावर इनकी राजधानी थी। मथुरा साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। इसके बाद इनका कुजू कैटफेसिस प्रथम जो थे प्रमुख शासक है। कैटफेसिस प्रथम के प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भाग पर यूनानी राजा हार्मियस की आकृति और पृष्ठभाग पर अपनी, इसका अर्थ यह हुआ वो पहले यूनानी राजा हार्मियस के अधीन थे। उसने रोमन शिष्यों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। विम कैटफेसिस सेकंड, विम कैटफेसिस सेकंड ने ही भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चला। उसके बाद कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए। शैव मत अनुयायी था। सिक्कों पर शिव नंदी त्रिशूल की आकृतियां मिलती है, महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके समय में भारत में रोम तथा इसके समय में भारत में रोम से व्यापारिक संबंध थे। सोने के सिक्कों सर्वप्रथम भारत में विम कैटफेसिस ने चलाया। कनिष्क महानतम शासक है। 78 ईस्वी में इसने एक शक संवत चलाया, जिसको आज हम मानते हैं, और यही शक संवत आज हमारे उन्होंने मान रखा है भारत की सरकार ने। इस समय कश्मीर कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई और बौद्ध धर्म पर टीकाएं लिखी गईं, जो विभाष शास्त्र कहलाती है। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर, दूसरी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण कराया, जो बुद्ध की अस्थि अवशेषों को प्रतिष्ठित कराया। खुदाई में स्तूप में से बुद्ध, इंद्र, ब्रह्मा और कनिष्क की मूर्तियां प्राप्त होती। महास्थान बागर में पाए गए सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति स्थित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है, जिसमें घुटने तक चोंगा और पैरों पर भारी जूते पहना हुआ दिखाए गए। कनिष्क ने पाटलिपुत्र आक्रमण के वहां प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुटुक प्राप्त किया था। कनिष्क द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, कनिष्क द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के पर उससे बलि वेदी पर बलि करते हुए दिखाया गया। कनिष्क के दरबार में पार्श्व वशुपुत्र अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे कौन थे, वैद विद्वान थे। बौद्ध धर्म में महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय पर हुआ। मौर्योत्तर काल में आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का काल कनिष्क का शासन माना जाता है। कनिष्क बौद्ध मत और बौद्ध विद्वानों को संरक्षण देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मगध में बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया। अश्वघोष की रचनाओं की पांडुलिपियां मध्य एशिया के क्षेत्र से ही मिली है। कनिष्क के सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए। कनिष्क का चीन से भी संघर्ष हुआ। हुश्विक, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ बेटा, कनिष्क के उत्तराधिकारी का नाम था हुश्विक। हुश्विक के अगर सिक्कों की बात करेंगे तो क्या होगा, हुश्विक की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसे रुद्रदमन ने हराया। इस समय कुषाणों की सतह प्रमुख पेशावर से हटकर मथुरा पहुंच गया। हुश्विक के सिक्कों पर शिव, स्कंद, विष्णु आदि देवताओं की आकृतियां हैं। हुश्विक बौद्ध मत का अनुयायी था। वासुदेव, अंतिम उल्लेखनीय शासक वासुदेव है, जिसकी मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां हैं।
वासुदेव शैव वैष्णव का अनुयायी था। कुषाण शासन का भारत पर प्रभाव। कुषाणों शुद्ध सोने के निर्मित सिक्के और छोटे छोटे व्यवसायों के लिए तांबे और चांदी की मुद्राएं चलाई। कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा गया है। कुषाणों में मात्र शासकों की मूर्तियों को मंदिरों में रखा गया है। भारतीय शासकों द्वारा नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी करने की प्रथा कुषाणों ने प्रारंभ की। सेना में घुड़सवारी, दक्षता, सैनिक वेशभूषा, व्यूह रचना कुषाणों के ने ही भारत में इसके बारे में जानकारियां हमको प्रदान की। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज आती है कि इन्होंने बहुत सारी चीज ऐसी की हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था। मौर्योत्तर काल में विकेंद्रीकृत, प्रगति पर नियंत्रण और राजतंत्र जैसे दैवी तत्वों की प्रवृत्ति आई। कुषाणों ने द्वैत शासन की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहनों ने ब्राह्मण, बौद्ध, श्रमणों, राजस्व, प्रशासनिक करों से मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा आरंभ की। सकोपर्थियन शासकों ने संयुक्त शासन चलाना आरंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता का उपभोग में राजा के बराबरी सहभागी होता था। प्रशासन में सामंतीकरण की प्रक्रिया कुषाण काल में प्रारंभ होती है। कनिष्क प्रथम ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थापना प्रारंभ की। मौर्योत्तर युग में कृषि पर राजकीय नियंत्रण की नीति समाप्त हो गई। इस युग में भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व स्पष्ट हो गया। मनुस्मृति मिलिंद में भूमि का स्वामी उसे कहा गया जो कृषि योग्य बनाता है और उस पर खेती करता है। मौर्योत्तर में ब्राह्मणों, शूद्रों को बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान देने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। भूमि अनुदान के कारण राजनीतिक लाभ के साथ साथ कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। प्राय बंजर भूमि विशेषकर ब्राह्मणों को दी जाती थी। प्राचीन भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण पहली सदी ईसा पूर्व में, जब सातवाहनों ने अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर ऋजित्व को दक्षिणा के रूप में एक गांव दिया था। अनुदान में दिए गए क्षेत्रों पर कोई कर नहीं लगता था, किंतु ऐसी भूमि की बिक्री नहीं हो सकती थी। हस्तांतरण भी राजकीय अनुमति से ही संभव था। भूमि अनुदानों में प्रशासनिक अधिकार में प्रदान करने की प्रणाली दूसरी सदी ईसा पूर्व में सातवाहन शासकों गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा पश्चिम दक्कन में बौद्ध भिक्षुओं के कुछ राजकीय भूखंड देने का प्रसंग मिलता है। भूधारण अधिकार की आक्षीय नींव को कुषाणों ने, जिसका सामान्य प्रचलन गुप्त युग में दिखाई देता है, ग्रहिता को भू राजस्व का स्थायी रूप में दान कर दिया जाता था। अनुदान में दिए गए भूमि क्षेत्र में ना तो राजकीय सेना प्रवेश कर सकती थी, ना ही सरकारी कर्मचारी उसमें दखल देता था, ना जिला पुलिस कभी वहां जाती थी। वाकई सम्राट प्रवेश द्वितीय के समय पर भूमि अनुदानों के संबंध में शासक राजस्व के सभी स्रोतों पर अपने अधिकार छोड़ने लगा था। निवर्तन 1.5 एकड़ के बराबर कुलयाद कर इस भूमि की माप की इकाई थी। अपराध, खिल, भूमि छिद्रायन और अनिर्वणनायन की परती भूमि कहा जाता था। मौर्योत्तर युगों में सिंचाई के प्रबंध में राजकीय योगदान दिखाई देता है। कलिराज खालवेल कलिंग में नंदों द्वारा निर्मित एक पुरानी नहर का विस्तार है। मौर्योत्तर काल में एकमात्र मिट्टी के छल्लेदार कुएं का परिणाम हस्तिनापुर से मिलता है। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग में हीरो के लिए विख्यात थे। मगध वृक्षों के रेशों से बने वस्त्रों और बंगाल मलमल के लिए प्रस्ताव था। मौर्योत्तर काल में शिल्पी और कारीगर स्वतंत्र कार्य करते थे। मौर्योत्तर प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापारियों और शिल्पकारों की श्रेणियों में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय तक उद्योगों का स्थायीकरण हो चुका था। यह काल प्राचीन भारत के शिल्प एवं वाणिज्य के इतिहास में चरमोत्कर्ष का काल था। श्रेणी, निगम, युग, सर्वाथा आदि व्यापारिक संगठन थे। मथुरा साटन नामक एक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र था। इस काल में शिल्पियों को कम से कम 24-25 श्रेणियां मिलती हैं। अभिलेख से प्राप्त अधिकतर शिल्पियां मथुरा क्षेत्र में तथा पश्चिम दक्कन में जमे थे। स्ट्रैबो के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी हस्तशिल्प के हाथ या आंख को क्षति पहुंचाता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। यूनानी शासकों और जातकों के प्रमाण मिलते हैं कि व्यवसाय समानता अनुवांशिक होता था। इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सूत की कताई बुनाई थी। उदयपुर, अरिकामेडु और सूती वस्त्र प्रमुख केंद्र थे। ब्याज दर का उल्लेख मनु और गौतमी ने किया है। ब्राह्मण 2%, क्षत्रिय 3%, वैश्य 4% तथा शूद्र 5% ब्याज देते थे। श्रेष्ठों को उत्तर भारत में सेठ और दक्षिण भारत में चेटियार या सेठी कहा जाता था। आय, उत्पादन और वितरण संबंधी व्यवसाय से जुड़े शिल्पी को श्रेणी के अंतर्गत डाला जाता था। श्रेणियों को राजकीय मान्यता प्राप्ति और पंजीकरण होता था। श्रेणियों के पृथक पृथक अधिकार चिन्ह और पताकाएं थी। श्रेणियों का मुख्य कार्य था उनके उत्पादन के नियम बनाना, मूल्य निर्धारण करना। ज्येष्ठी श्रेणी का प्रधान होता था। भंडारी अनेक श्रेणियों का प्रधान होता था। श्रेणियां सिक्के जारी करते थे। आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भारत, मध्य एशिया तथा पश्चात विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। भारत में मिस्र निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, नील
और बहुमूल्य लकड़ी थी। ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक रचना से रोमन साम्राज्य के निर्यात की जाने वाली गोल मिर्च, मोती, हाथी दांत आदि वस्तु का विवरण दिया है। मसाला, लोहे की वस्तुएं, खासकर बर्तन रोमन साम्राज्य को भेजे जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी। मसाले के लिए दक्षिण भारत मशहूर था। रोम वालों ने सबसे पहले देश सुदूर दक्षिण हिस्से में व्यापार आरंभ करा, इसलिए उनके सबसे प्राचीनतम सिक्के तमिल राज्यों से मिलते हैं। दक्षिण भारत में रोमन व्यापार का सर्वाधिक लाभ स्थित रहा है। रोम से आई वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण ढेर सारे रोमन सिक्के प्राय सोने और चांदी के हैं। पलेप्लस का कथन है फारस की खाड़ी में भृगु कच्छ के में दासों का व्यापार किया जाता था। रोमन व्यापारी आयातित भारतीय माल, काली मिर्च, मोती या हीरो का क्रय का भुगतान स्वर्ण के रूप में करते थे। प्रथम सदी में भारतीय मोती और रत्नों का रोमन साम्राज्य में असाधारण मांग के कारण ही भारत पश्चिमी व्यापारी का व्यापक रूप से आगमन प्रारंभ हुआ। पश्चिम लोगों को भारतीय लोग गोल मिर्च इतनी प्रसिद्धि के संस्कृत गोल मिर्च को यमन प्रिय पड़ गया। रोम में मुद्रा होने की कमी से इतना तेज हुआ कि रोम को भारत के साथ गोल मिर्च और स्टाफ के माल को बंद करने के लिए कदम उठाना पड़ा। विदेशी जातियों के आगमन में भारत का मध्य एशिया और चीन के साथ व्यापारिक संपर्क था। सातवाहनों में भी दक्कन में भारतीय व्यापारी को प्रोत्साहित किया। देखिए पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी ने ये लिखा है कि अगर आप बात करोगे तो रोम की ये हालत हो गई थी एक टाइम पे और यमन की हालत हो गई थी कि उन्होंने इतना सोना दे दिया था कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ सबसे पहले भारत के फेवर में जा रही थी। आरंभ में भारतीय व्यापारी मध्य एशिया में बिचौलिया काम करते थे। रोमन कुषाण मैत्री स्थापित हो जाने के बाद भारतीय व्यापारी के माध्यम से चीनी व्यापारी तस्सीला भड़ौच के मार्ग से व्यापार करना प्रारंभ कर चुके थे। मौर्य युग में भारत के व्यापारिक प्रगति और उत्प्रेरक तत्व रोमन व्यापार था। दक्षिण भारत को रोम से प्रत्यक्ष व्यापारिक संबंध था और उत्तर भारत से अप्रत्यक्ष। विदेशी स्रोतों के अनुसार रोमन व्यापार में भारत के प्रतिवर्ष औसतन 55 करोड़ स्टेट्स की प्राप्ति होती थी। दक्षिण भारत से निर्यात की प्रमुख वस्तुएं मसाले, सोना, चांदी, औषधियां थी। इथोपिया आदि अफ्रीका देशों में मलमल जाता था और वहां से हाथीदार सोना आदि भारत में आता था। इसमें पहली सदी में मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा था और इससे पहले स्थल मार्ग से होता था। इस समय व्यापार अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों से होता था। हिप्लास नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी। इससे पश्चिम एशिया के बंदरगाहों में व्यापार और अधिक सुगम हो गया। इस काल में बरबारिकम बेरीगाजा महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। भड़ौच मौर्योत्तर काल का सबसे प्रमुख और उन्नतशील बंदरगाह था। अरिकामेडु 1945 में खुदाई से 2 शताब्दी से रोमन मृत भांडों के अनेक टुकड़ों के साथ साथ एक रोमन व्यापारिक केंद्र के अवशेषों का पता चला है। अरिकामेडु को पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। दक्षिण का एक बंदरगाह कावेरी पत्तम एक नगर के रूप में विकसित था। मध्य एशिया से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग जो चीन के रोमन साम्राज्य और पश्चिम प्रांतों को जोड़ता था सिल्क मार्ग कहा जाता था। इस पर कुषाणों का अधिकार था। उत्खनन के आधार पर कहा जा सकता है अधिकार नगर ईसा पूर्व की पहली और दूसरी सदी में फले फूले अर्थात नगरीकरण कुषाण काल में चरमोत्कर्ष में था। तत्काल विदेशों से आने वाले माल का संग्रह स्थल बौर प्रसिद्ध हो गया। उज्जैनी मौर्योत्तर काल में दक्षिण और पूर्व के मध्य एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। व्यापार और विनिमय मुद्राओं का प्रयोग मध्य काल में सबसे बड़ी देन है। कुषाणकालीन भारत में व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में स्वर्ण सिक्का निर्बाध रूप से प्रचलन में रहा। कालांतर कुछ शासकों ने इन्हीं का अनुकरण किया। रोम के से संपर्क में परिणाम फलस्वरूप कुषाणों ने दिनार स्वर्ण मुद्राएं जारी की जो गुप्तों के शासनकाल में खूब प्रचलित थे। मौर्योत्तर काल के प्रमुख सिक्के निम्न थे। सोने के सिक्के निष्ठ स्वर्ण या पल कहलाए। चांदी का सिक्का शतमान और तांबे का काड़िक। चार धातु सोना, चांदी, तांबा, सीसा, काष्पड़ नामक सिक्का बनाता था जो सर्वाधिक प्रचलित था। रोमन दिनार भी बहुत प्रचलित सिक्का था। श्रेणियों में कई नगरों ने अपने सिक्के प्रचलित करवाए और भारतीय, यूनानी, इंडो ग्रीक युग के पहले 5 सिक्कों का निगम शब्द का उल्लेख मिलता है जो तक्षशिला से प्राप्त होता है। मौर्योत्तर काल में नगरों में विभिन्न प्रकार के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया। अब इसके बाद बेटा हम अगले लेक्चर में सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। तब तक के लिए वेट करिए। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।